Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच का दौर। इस दौरान 3 बहुत बड़े साम्राज्यों ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया पर बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाया। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी ताकत का राज क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने उन्हें अपने दुश्मनों पर इतनी जबरदस्त बढ़त दिला दी, जिसने साम्राज्य बनाने के सारे नियम ही बदल कर रख दिए? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बारूद। ये कोई नया हथियार भर नहीं था, ये तो अपने आप में एक क्रांति थी। तोपों और बंदूकों ने इन साम्राज्यों को अपने दुश्मनों पर एक ऐसी मिलिट्री एडवांटेज दी जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और जानते, इसी टेक्नोलॉजी में मास्टरी की वजह से इतिहासकार इन तीनों को एक खास नाम से जानते हैं, गन पाउडर एम्पायर्स, यानी बारूदी साम्राज्य। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं अनातोलिया, जहां ऑटोमन साम्राज्य ने एक छोटे से तुर्की कबीले से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनने का सफर तय किया। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात है इनकी स्पीड। सिर्फ 250 सालों के अंदर ये एक छोटे से राज्य से बढ़कर एक ऐसे साम्राज्य में बदल गए जो पूरे मेडिटेरेनियन पर राज कर रहा था। सोचिए, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत और फिर 16वीं सदी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट का दौर, ये इनका गोल्डन पीरियड था। तो देखिए, इनकी ताकत सिर्फ बारूद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत अनोखा था। सबसे खास थे जैनिसरीज। ये सुल्तान के सबसे वफादार एलीट सैनिक थे, जिन्हें देवशिर सिस्टम के तहत बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। और साथ ही थी मिलिट प्रणाली, जिसके तहत ये अपने विशाल साम्राज्य में यहूदियों और ईसाइयों जैसे अलग अलग धार्मिक समुदायों को अपने कानून मानने की आज़ादी देते थे। सुल्तान महमद द्वितीय का ये जुनून दिखाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल कितना अहम था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये यूरोप और एशिया के बीच का गेटवे था। इस पर कब्जा करने का मतलब था दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के क्लब में शामिल होना। अब यहाँ से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं, फारस, और देखते हैं कि वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। अब सफवियों और ऑटोमन में जो सबसे बड़ा फर्क था वो था उनका धर्म। जहाँ ऑटोमन सुन्नी इस्लाम को मानते थे, वहीं सफवियों ने शिया इस्लाम को अपना राजधर्म बनाया। और इसी वजह से ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई, ये इस्लाम के भविष्य की लड़ाई भी बन गई। शाह अब्बास के ज़माने में तो सफवी साम्राज्य अपने कल्चरल पीक पर पहुंच गया था। उन्होंने फारसी आर्ट और शिया पहचान का एक ऐसा खूबसूरत मिश्रण तैयार किया जो आज भी दिखता है। उनकी जो नई राजधानी थी इस्फहान, वो इतनी शानदार थी कि लोग कहते थे इस्फहान आधी दुनिया है। और अब हमारा सफ़र पहुंचता है भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां एक तीसरा महान साम्राज्य खड़ा किया गया था। सोचिए, इसकी कहानी एक ऐसे युवा राजकुमार से शुरू होती है जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था, लेकिन वो आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक की नींव रखता है। ये हिम्मत और जुनून की एक कमाल की कहानी है। लेकिन इस साम्राज्य को असल बुलंदी पर पहुंचाया बाबर के पोते अकबर ने। वो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल ब्लेंडिंग के जीनियस माने जाते हैं। अकबर की कामयाबी का राज वो उनकी नीतियों में छिपा था। अकबर ये बात समझ गए थे कि भारत जैसे विशाल और विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटाया और अपने प्रशासन में हिंदुओं समेत सभी धर्मों के काबिल लोगों को शामिल किया। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, बल्कि एक मजबूत साम्राज्य बनाने की बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। तो अब एक काम करते हैं, इन तीनों साम्राज्यों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग थे और कितने एक जैसे। जब हम इन तीनों को साथ में देखते हैं ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। शुरुआत तीनों की बारूद की ताकत से हुई, लेकिन उनकी किस्मत को उनकी ज्योग्राफी और उनके धर्म ने एक अलग ही दिशा दी। ऑटोमन ने मेडिटेरेनियन पर फोकस किया, सफवियों ने अपनी शिया पहचान को मजबूत बनाया और मुगलों के सामने भारत की विशाल आबादी को एक साथ लाने की चुनौती थी। और ये नंबर्स देखिए, यहाँ तो मुगल साम्राज्य का स्केल एकदम अलग ही लेवल पर है। उनकी सेना ऑटोमन और सफवियों की मिली जुली सेना से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी।
और इसकी सीधी वजह थी भारत की विशाल आबादी और यहाँ की बेहिसाब दौलत, जिसने उन्हें इतनी बड़ी सेना खड़ी करने की ताकत दी। भले ही इन तीनों में कितने भी फर्क रहे हों, लेकिन उनकी कहानी का पैटर्न उदय और पतन का काफी हद तक एक जैसा ही था। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, और ये शक्तिशाली साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं थे। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, यह साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई? मिडिल ईस्ट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक आज भी कई देशों की सीमाएं, उनके धार्मिक तनाव और उनकी सांस्कृतिक पहचान, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं इन्हीं बारूदी साम्राज्यों के इतिहास में छिपी हैं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.